नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। हम इतिहास की शायद सबसे अंधेरी जगहों में से एक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां से आज की जिंदगी के लिए कोई रोशनी मिल सकती है। बिल्कुल। ये सफर हम करेंगे विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के जरिए। तो हमारा मिशन सीधा सा है, फ्रैंकल के अनुभवों से, उनके दर्द से अपनी जिंदगी का मकसद समझने की कोशिश करना। बिल्कुल। और ये किताब इसलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वाइवर की दर्दनाक कहानी नहीं है। सही है। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे, एक साइकियाट्रिस्ट, और उन्होंने एक तरह से दुनिया की सबसे भयानक लैबोरेटरी में इंसान के मन को स्टडी किया। तो उन्होंने जो लिखा वो सिर्फ यादें नहीं है, वो एक पूरी की पूरी साइकोलॉजी है, जिसे कहते हैं लोगोथेरेपी। ये उस सवाल का जवाब है कि जब सब कुछ छीन लिया जाए तो इंसान जिंदा क्यों और कैसे रहता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। किताब का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाता है। हाँ। फ्रैंकल वहां के जीवन का जो ब्यौरा देते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भूख, ठंड, बीमारियां, ये सब तो था ही, पर उससे भी ज्यादा भयानक था मतलब साइकोलॉजिकल टॉर्चर। हाँ। आपका नाम छीनकर आपको सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता है। आपकी पहचान, आपकी इंसानियत हर रोज कुचली जाती है। और फ्रैंकल ने वहीं बैठकर एक वैज्ञानिक की नजर से देखा कि इस अमानवीय माहौल में इंसानी दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा। उन्होंने पाया कि ज्यादातर कैदी 3 साइकोलॉजिकल स्टेजेस से गुजरते थे। पहला था शॉक। शॉक? हाँ, झटका। जब उन्हें पहली बार कैंप लाया जाता तो उनका दिमाग वो यकीन ही नहीं कर पाता था कि ये सब सच में हो रहा है। एक बुरे सपने जैसा लगता था। और जब वो सपना टूटता था और हकीकत सामने आती थी तब आता था दूसरा चरण, और शायद सबसे खतरनाक, एपैथी, मतलब सुन्नापन। हाँ, जब आप रोज रोज इतनी क्रूरता देखते हैं, इतनी मौतें देखते हैं कि आपकी भावनाएं ही मर जाती हैं। आपको किसी के दर्द पर दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ महसूस करने लगेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। एक मिनट, एपैथी या सुन्नपन, ये तो एक नेगेटिव रिएक्शन लगता है। क्या ये असल में जिंदा रहने के लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था? मतलब क्या वहां भावनाएं होना एक लाइबिलिटी थी? क्या कमाल का सवाल पूछा है। बिल्कुल। एपैथी एक बहुत क्रूअर सर्वाइवल मैकेनिज्म था। ये आपके मन का एक कवच था जो आपको पूरी तरह टूटने से बचाता था। लेकिन यहीं पर फ्रैंकल को एक असाधारण चीज दिखी। अच्छा। जो तीसरा चरण है, आंतरिक स्वतंत्रता। उन्होंने देखा कि इस सुन्नपन की चादर के नीचे भी कुछ कैदी थे जो मानसिक रूप से आजाद थे। और यही इस किताब का दिल है। बाहरी हालात आपके शरीर को कैद कर सकते हैं, पर आपके मन की आजादी, आपका नजरिया, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यहीं पर वो बात आती है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया था। फ्रैंकल ने सवाल पूछा कि इन नर्क जैसे कैंप्स में आखिर जिंदा कौन बचा? क्या वो लोग जो फिजिकली सबसे स्ट्रांग थे, सबसे सेहतमंद थे? जवाब था नहीं। जिंदा वो बचे जिनके पास जीने का कोई क्यों था, कोई रीजन था। हाँ, और ये उनके पूरे दर्शन की नींव है। इसे ऐसे समझिए, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं और आपके पैर जवाब दे चुके हैं। ठीक है। आप रुक सकते हैं, लेकिन फिर आपको याद आता है कि मेटा लाइन पर आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। अचानक पता नहीं कहां से पैरों में जान आ जाती है। राइट। वो बच्चा आपका क्यों है? फ्रैंकल यही कह रहे थे। बस वहां मेटा लाइन जिंदगी और मौत के बीच थी। जिनके मन में अपने परिवार से दोबारा मिलने की तस्वीर थी, या कोई अधूरा सपना था जिसे पूरा करना था, उनके पास उस असहनीय दर्द को सहने की एक वजह थी। जैसा कि नीचे ने कहा है, जिसके पास जीने का क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता के अंतिम रूप की भी बात की है कि इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, घर, कपड़े, परिवार, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो उससे कभी नहीं छीनी जा सकती, और वो है किसी भी हालात में अपना नजरिया चुनने की आजादी। बिल्कुल। उन्होंने कैंप में ऐसे कैदी देखे जिनके पास खाने को अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा होता था, और वो उसे भी किसी और ज्यादा भूखे कैदी के साथ बांटते थे। वो एक रोटी का टुकड़ा नहीं था, वो उस आंतरिक आजादी का सबसे बड़ा सबूत था। वाह। वो उस कैदी का ये ऐलान था कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, पर मैं कौन हूं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ अपने हालात का प्रोडक्ट नहीं है, वो अपने फैसलों का प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी वाली बात उन लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालती जो सच में टूट गए थे? क्या ये एक तरह से
विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है कि तुमने सही एटीट्यूड नहीं चुना इसलिए तुम सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बहुत जरूरी सवाल है और फ्रैंकल इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। अच्छा। उनका मकसद किसी को जज करना नहीं था। वो ये नहीं कह रहे थे कि जो नहीं बच पाए वो कमजोर थे। वो बस एक असाधारण मानवीय क्षमता को डॉक्यूमेंट कर रहे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। वो ये कह रहे थे कि सबसे बुरे हालात में भी इंसान के पास एक छोटी सी जगह होती है जहां वो अपना चुनाव कर सकता है और वो चुनाव ही इंसान को इंसान बनाता है। ये एक संभावना है, कोई अनिवार्यता नहीं। उस एक रोटी बांटने वाले छोटे से फैसले में जो आजादी और अर्थ छिपा है, मुझे लगता है फ्रैंकल के पूरे सिद्धांत की नींव वही है। क्या इसी अनुभव से लोगोथेरेपी का जन्म हुआ? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। उसी अनुभव से लोगोथेरेपी का जन्म हुआ। किताब का दूसरा हिस्सा इसी सिद्धांत के बारे में। अच्छा। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ। तो लोगोथेरेपी का सीधा सा मतलब है अर्थ के माध्यम से उपचार। ये उस समय के दूसरे साइकोलॉजिकल थियोरी से कितना अलग था? जमीन आसमान का फर्क था। इसे ऐसे समझें, अगर आपकी जिंदगी एक कार है तो फ्रॉइड पूछेंगे बचपन में कौन सा इंजन पार्ट खराब हुआ था। हाँ। एडलर पूछेंगे आप दूसरों से कितनी तेज जाना चाहते हैं। लेकिन फ्रैंकल पूछेंगे आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, मतलब डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनेशन। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत वो खुशी नहीं है, न शक्ति है, बल्कि अपने जीवन में एक अर्थ खोजना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल, ये अर्थ मिलता कहाँ है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? और सबसे कमाल की बात यह है कि फ्रैंकल ने अर्थ को किसी पहाड़ की चोटी पर रखी हुई चीज नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ये आपकी डेस्क पर, आपके परिवार के साथ और यहां तक कि आपके सबसे बड़े दुख में भी मिल सकता है। ये मीनिंग को डेमोक्रेटिक बनाने जैसा था। ये सबके लिए एक्सेसिबल है। अच्छा। उन्होंने इसके 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला है कोई रचनात्मक काम करके या अपना कर्तव्य पूरा करके। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमसे बड़ा हो तो जीवन मीनिंगफुल लगता है। दूसरा रास्ता है प्रेम और संबंधों से, किसी इंसान से गहराई से प्रेम करना, किसी रिश्ते को निभाना या इंसानियत से जुड़ना। बिल्कुल। और तीसरा रास्ता जो सबसे अनोखा और सबसे गहरा है वो है दुख को सही दृष्टिकोण से सहकर। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि दुख में भी अर्थ मिल सकता है तो मुझे ये बात थोड़ी खोखली लगी। इट फेल्ट लाइक एन एम्प्टी प्लैटिट्यूड। मुझे समझाइए कि ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात से ज्यादा कैसे है? आपका ये सोचना स्वाभाविक है। हम सब दुख से भागना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंकल बेवजह के दुख को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे। ठीक है। वो उस दुख की बात कर रहे थे जिसे टाला नहीं जा सकता, जैसे कोई गंभीर बीमारी या किसी अपने को खो देना। का सामना हिम्मत और गरिमा से करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस दुख को एक मानवीय जीत में बदल देते हैं। एक मानवीय जीत? हाँ, आपका दुख एक प्रेरणा बन जाता है। तब वो दुख नहीं रह जाता, वो एक उपलब्धि बन जाता है। इसी से जुड़ा एक और विचार है, जिम्मेदारी का। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें जीवन से सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, बल्कि जीवन हर पल हमसे सवाल पूछ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि मुझे जीवन से क्या उम्मीद है या जीवन का अर्थ क्या है। इसकी बजाय हमें यह समझना चाहिए कि जीवन हर पल हमसे पूछ रहा है, इस हालात में तुम क्या जवाब दोगे। अच्छा। आपकी नौकरी में आई चुनौती एक सवाल है, आपके परिवार की जरूरत एक सवाल है, आपकी बीमारी एक सवाल है, और हम अपनी प्रतिक्रिया से, अपने कामों से इन सवालों का जवाब देते हैं। तो जीवन का अर्थ कोई खोजने वाली एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। नहीं, यह हमारे द्वारा रचा जाने वाला, बनाया जाने वाला जवाब है। एकदम। और जब लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेते या उन्हें कोई अर्थ नहीं मिलता तो क्या होता है? किताब में आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। बिल्कुल, अस्तित्व का खालीपन। हाँ। और ये आज शायद पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। ये एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम आज के जमाने का एंडलेस स्क्रॉलिंग है। आपके पास देखने को सब कुछ है, करने को कुछ नहीं। आप घंटों फोन पर रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी किया नहीं। यही वो खालीपन है जिसकी बात फ्रैंकल 70-80 साल पहले कर रहे थे। सही बात है। जब लोगों के जीवन में उद्देश्य या अर्थ की कमी हो जाती है तो वो इस खालीपन को भरने के लिए बोरियत, डिप्रेशन या नशे जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। आपने एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की बात की। आज के भारत में आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ दिखता है? मुझे लगता है ये उन युवाओं में बहुत दिखता है जिनके पास सब कुछ है। लक्ष्य थे, जैसे अच्छी नौकरी या शादी, अब वो इतना संतोष नहीं देते हैं। सही है।
और जब बाहरी संघर्ष कम हो जाता है तो इंसान को अंदरूनी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ क्यों हूं? मेरे होने का मतलब क्या है? अगर इस सवाल का जवाब ना मिले तो वो वैक्यूम पैदा होता है। लोगोथेरेपी इसी खालीपन को भरने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जो शायद हर कोई जानना चाहता है। अर्थ और खुशी में क्या संबंध है? हम सब खुशी के पीछे भागते हैं। क्या लोगोथेरेपी खुश रहने का कोई शॉर्टकट बताती है? फ्रैंकल का जवाब इस पर बहुत साफ है और शायद थोड़ा निराशाजनक भी। वो कहते हैं, खुशी के पीछे मत भागो। अच्छा? आप उसे जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही दूर भागेगी। खुशी को कभी भी लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। यह तो एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का सह-उत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट? हाँ, जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं या किसी दूसरे इंसान से सच्चा प्यार करते हैं तो खुशी अपने आप अनजाने में आपके पास आ जाती है। ये उस दरवाजे की तरह है जो तभी खुलता है जब आप उसे देख नहीं रहे होते। वाह! तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो किताब का सेंट्रल आइडिया यही है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वो तभी असहनीय होता है जब उसमें कोई अर्थ न हो। सही। अगर जीवन का कोई क्यों मिल जाए, कोई उद्देश्य सामने हो, तो इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी न सिर्फ जी सकता है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। आपने तो पूरी किताब का निचोड़ एक लाइन में बता दिया। इसे अगर एक और तरह से कहें तो वो यही होगा कि हालात नहीं बल्कि उन हालातों को दी गई आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। हमारी असली शक्ति हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी में है। फ्रैंकल का ये सिद्धांत वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी, अपनी मुश्किलों और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक मैनुअल लगता है। और अंत में श्रोताओं के लिए यही एक विचार छोड़ा जा सकता है, अगर ये सच है कि जीवन हर पल हमें जवाब देने का मौका दे रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि आज इस क्षण में हम अपने जीवन की परिस्थितियों को क्या जवाब दे रहे हैं। हमारा चुनावा नजरिया और हमारे काम ही हमारे जीवन का असली अर्थ तय करेंगे। तो सवाल यह है, आपका जवाब क्या है?